हेलो एवरीवन। संडे स्टोरीज के अंदर आज हम लोग बात करेंगे तीन शख्स की। इसीलिए तीन शख्स को चुना गया है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं आप खुद को फिट कर लेंगे। गोविंद जायसवाल, भानुचंद्र गोस्वामी और रामजी मिश्रा। इनमें से कुछ को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, कुछ लोगों को थोड़ा जानते होंगे। एक्चुअली ये लोग हमारे साथ रह चुके हैं। इनमें से कुछ सीनियर्स हैं और एक हम लोग के साथ पढ़ाई करते थे। इंटरव्यू इन लोगों ने बहुत सारे दिए हैं क्योंकि सबके अच्छे रैंक है। चेक कर लेना, भी बताऊंगा भी। और सबके अच्छे रैंक है और इंटरव्यू भी इन्होंने लगातार दिया है टीवी पे, अलग अलग जगहों पे। लेकिन इंटरव्यू में तो एक टाइम होता है ना, एक 30-40 मिनट 50 मिनट का टाइम होता है। उसमें कितना कोई क्या बताएगा वाली बात होती। तब भी इन लोगों ने सब कुछ बता ही दिया है। अभी इन लोगों का एक एक करके मैं बताता हूँ सबके बारे में, क्योंकि इन लोगों को मैं करीब से जानता हूँ। हम लोग वहां थे और बातें भी होती थी। इन लोगों ने गाइड भी काफी किया था। तो ये सारी चीजें हुई। अब आप में से कुछ कहोगे कि इनको क्यों चुना गया, आप इनके बारे में क्यों बता रहे हैं, नए न्यू कमर के बारे में क्यों नहीं बता रहे। तो न्यू कमर के बारे में तो बहुत बता चुके हैं आप लोगों को, बहुत बार बता चुके हैं। कैसे श्वेता बनी, कैसे कुणाल बना, कई सारा। अभी अजय श्रीवास्तव एसडीएम, तो ऐसी कई स्टोरीज है वो बीच बीच में शेयर करते रहते हैं। अब इन तीनों को इसलिए चुना गया है कि आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो गरीब स्टूडेंट होंगे, उनको लगता होगा कैसे होगा। बहुत सारे ऐसे होंगे जो बहुत स्टाइलिस्ट होंगे, उनको लगता हो कि मतलब इतने स्टाइलिश हैं, फोकस ही नहीं कर पाते होंगे पढ़ाई पे। और बहुत सारे ऐसे होंगे जिनका लास्ट अटेम्प्ट होगा, उनको लगता होगा ना अब नहीं हो पाएगा। ऐसे भी होंगे, इसीलिए चुना है। अब सुनिए थोड़ा सा। गोविंद जायसवाल बहुत ही सिंपल, 21 साल के अंदर उन्होंने क्वालिफाई कर लिया। रिक्शा चलाने वाले के बेटे थे। आप में से हो सकता है आपके फादर काफी अच्छा कमाते हो, गरीब ही हो लेकिन खाने पढ़ने लायक हो, ठीक है। रिक्शा चलाते थे और उन्होंने कई स्टोरी में तो उन्होंने खुद ही बोला है, खुद ही कई स्टोरीज में, कई इंटरव्यू में बोला है कि कई बार पैसे खत्म हो जाते थे तो अचार के साथ खिचड़ी खा खा के काम चलता था। उनका एक दोस्त और कमाल का था। उनके पास एक दोस्त की ग्रुप थी, मतलब बहुत कम लोगों का ग्रुप था। लोग कहते थे पैसा था ही नहीं तो कोई ना चाय पीने आता था ना कुछ करने आता था, क्यों आएगा। तो बहुत छोटा सा सर्कल था, उसके अंदर एक और तो बड़ा ही और खुराफात। मतलब गोविंद जायसवाल तो बड़ा ही सिंपल एंड स्वीट इंसान, उनका दोस्त बड़ा ही मजाकिया और खुराफात। हम लोग क्लास में थे तो उस दौरान उनका आना जाना रहता था। सर ने एकदम बीच क्लास में ही पूछ दिया कि ये एक ऐसा शख्स है जो फिल्म देख, मतलब इनके पास पैसा नहीं रहेगा, ये लड़का फुटपाथ पे सो जाएगा, रोड पे खा लेगा, लेकिन मूवीज जरूर देखेगा। बोला ऐसा क्यों करते हो। उन्होंने बोला कि सर एक छोटा सा शौक है, उसको भी अगर हम कंटिन्यू नहीं रख सके तो क्या फायदा। तो आप में से कुछ लोग कहेंगे कि ये कौन सा शौक है, मूवी तो छोड़ ही सकते थे ना। नहीं, वो एक पैशन है उनका कि हमको मूवीज देखना है, उनको मूवी देखना पसंद है, तो मूवीज देखा करते थे। अब उसके लिए वो जो कर ले, ठीक है, हम फुटपाथ पर सो जाएंगे, हम फुटपाथ पर रह के किताब पढ़ेंगे, हमको पढ़ना है। लेकिन हमको अच्छी किताब पढ़नी है तो पढ़नी है, हमको नोट्स पढ़ना है तो पढ़ना है, हम और खर्चे रोक देंगे। मतलब एक पैशन था और उस चक्कर में उनका भी सिलेक्शन हो गया है। गोविंद जायसवाल का हुआ, उनका भी सिलेक्शन हुआ। गोविंद जायसवाल आईएएस बने और वो नीचे आईआरएस बने, सिलेक्शन दोनों का हुआ। अब गोविंद जायसवाल पैसे नहीं, घर में खिचड़ी खा खा के काम चला रहे हैं और बॉडी को कष्ट देना जिसको कहते हैं ना, कि जब नींद खुल गई उसी समय पैर अंगूठे को फंसा देना कहीं पे रस्सी बांध के, बस करवट लिए कि पैर हिल गया और आंखें खुल गई और पढ़ने लगे। कोई टाइम नहीं कि 2 बजे पढ़ रहे कि 6 बजे पढ़ रहे कि क्या पढ़ रहे हैं। मतलब उन्होंने इतना रिवीजन किया और क्या पढ़ते थे, एक बार जो पढ़ लिया 2 बार तो पढ़ लिया, अब उसको इतनी बार रिवाइज कर दिया कि गोविंद जायसवाल की खासियत ये हो गई कि आप उनसे पेज नंबर कि किस पैराग्राफ में कौन सा लाइन लिखा हुआ है वो बता सकते थे, किस किताब का कौन सा लाइन है उनको पता था, क्योंकि उन्होंने इतनी बार रिवाइज किया कि आप सोच नहीं सकते। बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान और एकदम मतलब उनको देख के कोई कह नहीं सकता। उस समय भी सिलेक्शन होके भी, जब सिलेक्शन होने के बाद भी हम लोग मिले उनसे तो भी लगता था कि अच्छा ये आईएएस कैसे बन गया। एक होता है ना आदमी के दिमाग के अंदर रहता है कैसे बन गया, मतलब एकदम से सिंपल और सिंपलिसिटी के अंदर ब्यूटी आईएएस बनने के बाद दिखने लगती है। वही आईएएस बनने के पहले नहीं दिख रही थी, आईएएस बनने के बाद लोगों को दिखने लगती है।
ऐसा ही होता है। एक लड़का था, सब कुछ नॉर्मल था, उसने यूपीएससी का मेंस दिया, तो उसी के दोस्त कहते अरे तुम तो बदले बदले लग रहे हो, तो उसने बोला हाँ हाँ एक दिन पहले मैं वही था, मेंस दे दिया तो बदला बदला लग रहा हूं। तो एक्चुअली ऐसा होता है। खैर, तो गोविंद जायसवाल इतना प्रैक्टिस करते थे कि उन्होंने और कभी किसी चीज की शिकायत नहीं, क्योंकि उनको पता था घर से कितना आना है और सारी चीजें दिमाग में थी। सोचो कितना स्ट्रेस होगा, कितना प्रेशर होगा, कितनी बाद में तो दुख भरी दास्तान आपने सुनी ही है, ये हम लोग पहले से जानते थे क्योंकि टीचर के साथ वो जुड़े हुए थे। हम लोग उनके साथ, एक ग्रुप हम लोग का था जो उनका सर के साथ काफी अच्छा कॉम्बिनेशन था, तो हम लोग को वो सारी चीजें पता थी, उनसे बातचीत होते रहती थी। तो ये सारी क्यों ये इसलिए बताते थे कि सब लोग का सिलेक्शन एटलीस्ट हो जाए, जो कोर ग्रुप था हम लोगों का। तो ये सारी चीजें होती थी और गरीबी को कभी हावी नहीं होने दिया और बिना सोचे दिमाग के अंदर लाए कि क्या होगा, रिजल्ट नहीं होगा, वो लगातार पढ़ते रहे। तो ये तो गोविंद जायसवाल की कहानी है। अब एक स्टाइलिश आदमी को सुनिए, भानुचंद्र गोस्वामी। मतलब भानुचंद्र गोस्वामी ऐसा शख्स है जिसपे उस समय की सारी लड़कियां मरती थी, ये एक फैक्ट है। और मतलब किसी तरह से कांटेक्ट नंबर मिल जाए, किसी तरह से ये हो जाए, वो जो बॉडी बिल्डिंग का खूब शौक, स्टाइलिश फुल। अभी स्टाइलिश का इमेज देखिए, बाल अभी तक नहीं कटवाया इन्होंने। स्टाइलिश का देखिए हाल, बाल नहीं कटवाया, बॉडी दिख रहा है कि जिम के वो बॉडी है। बॉडी बिल्डिंग से बहुत प्यार, कुछ समय तक मतलब आप उनको एक तरह से सेंटिंग में डाल दिया गया था उत्तर प्रदेश में। तो बात हुई तो पता चला कि कोई बात नहीं, अभी इस बीच में टाइम मिला है, बॉडी बना लेते हैं। मैंने बॉडी बनाने का पूरा पैशन। गोविंद जायसवाल की बात कर रहे हैं, नहीं भानुचंद्र गोस्वामी की बात कर रहे हैं। तो फुल स्टाइलिश सब कुछ था। असिस्टेंट कमांडेंट की नौकरी मिल गई, उसको उन्होंने छोड़ दिया, गट्स छोड़ दिया कि यूपीएससी ही निकालनी है। एक बार यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया, लेकिन बाद में कुछ लोगों को ऐड किया गया था, तो उनको जब बाहर निकाला तो उनमें इनको भी छाट दिया गया। तो बेचारे पूरे सेलिब्रेशन के मूड में थे, लेकिन छट गए, तो अफसोस तो आप समझ ही सकते हैं। ठीक उसके नेक्स्ट ईयर सोचो, डेडिकेशन देखिए, समर्पण देखिए। उस साल यूपीएससी ने लेके छाट दिया 25-30 के ग्रुप में को, उसमें ये भी थे, हट गए। अब नेक्स्ट ईयर सीधा 33 रैंक, 33वां रैंक। और मुझे नहीं लगता है कि बत्रा सिनेमा हॉल में ऐसा कोई मूवी होगी जो इन्होंने नहीं देखी होगी, ऐसी कोई मूवी होगी जो नहीं देखी होगी। ईयरफोन लगा के घुमा करते थे, तो गाने का भी उतना ही शौक था। इनका भी एक छोटा सा ग्रुप था, वो शाम में हम लोग तो आसपास रहते ही थे, बातचीत होती थी, तो शाम में घूमते फिरते रहते थे, ठीक है। और मतलब ऐसा कुछ भी नहीं आपको दिखेगा कि कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कहते, मध्यम मार्ग, उसका मध्यम मार्ग को फॉलो करते थे। और प्रैक्टिस कितनी करते थे, अब ये सुन लीजिए। मध्यम मार्ग तो दिख गया कि घूमते फिरते, गाना, फिल्म, ये सब चीज चल रहा था, साथ में पढ़ाई क्या चल रही थी। ये बिपिन चंद्रा का जो 12 का एनसीईआरटी है, आधुनिक भारत एनसीईआरटी, उसको 33 बार, रैंक भी वही है, और 33 बार उसको पढ़ा है उन्होंने। इतने अंडरलाइन है उसके अंदर, इतना अंडरलाइन है कि आप सोच नहीं सकते। ऑप्शनल पेपर फिलोसफी, किसमें, जीएस में भी, पीटी में भी और मेंस में भी, उस समय ऑप्शनल पेपर हुआ करता था। और वो भाई साहब क्या करते थे पता है, उनके पास एक किताब थी, एक कॉपी थी, सबको ऊपर में कॉपी, वो शायद साइंस का लगता था, नोट्स था, ऊपर में नोट्स जो था ना, वो साइंस का दिखता था सबको, बायो या कुछ समथिंग करके था। उसके नीचे जो था, उसके बीच में कुछ नोट्स इन्होंने छुपा रखा था फिलॉसफी का, वो नहीं बताते थे। वो इनका जो अपना कोर ग्रुप है उन्होंने मिलकर तैयार किया था। तो ऑब्वियसली मेहनत इतनी है, तो क्यों ऐसे थोड़ी ना, इतना मेहनत करके उसको बनाया गया है एकदम से, ठीक है। तो उस के बीच में जो मुश्किल से 25-30 पेज का नोट्स था, उस नोट्स के बदौलत उनके पूरे टीम का हर साल प्रीलिम्स हो जाता। फिर हर साल नहीं, 2 बार शायद या 3 बार दिया था उन्होंने, तो वो हो जाता था, ठीक है। तो आप सोचो कि उसके बीच का, और उसके बाद भी जब ऑप्शनल पेपर जब तक रहा उनका, जब उनका हो गया तो उनके ग्रुप वालों का भी होता रह गया। तो वो 25 से 30 पेज का नोट्स बनाया था, रिवीजन वही गोविंद जायसवाल की तरह, पूरा किताब कई बार रिवाइज, एक एक लाइन, एक एक वर्ड। और गोविंद जायसवाल के साथ साथ
इनकी भानुचंद्र गोस्वामी की खासियत क्या थी कि ये मतलब इंटायर डिवीजन पे बिलीव नहीं करते थे। इनका था कि जहां मामला फंसा, यानी पढ़ रहे हैं, जहां मामला फंसा, जिस क्वेश्चन में फंसे उस क्वेश्चन को उसी समय, जो किताबें हैं, इंटरनेट तो उस समय उतना नहीं था, बुक्स है, बुक्स में ढूंढ के उसका सॉल्यूशन कर लेना है। फिलॉसफी में पीटी निकालना काफी मुश्किल होता था। पीटी उनका हर बार निकल जाता था, जितनी बार उन्होंने दिया। कारण यह था कि जहां कहीं फंसा तुरंत या तो सर से डिस्कस करेंगे या ग्रुप में डिस्कस करेंगे या उसको बुक में खोजेंगे और उसको तुरंत ही वो निकाल लेते थे। और वो जब भी प्रॉब्लम होती थी उसके बाद इनका एक अपना ग्रुप था, उस ग्रुप में डिस्कस कर लिया। और जो ग्रुप था 4-5 लोगों का, सोचो ये बिल्कुल अलग पैटर्न बता रहा हूं मैं आपको। जो 5-6 लोगों का ग्रुप था, सबको जिम्मेवारी दी जाती थी कि आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को तैयार करके आइए, आप इसको तैयार करके आइए, आप इसको तैयार करके आइए। और ये नहीं कि कॉमन डिस्कशन कीजिए कि असहयोग आंदोलन कब हुआ, ये हुआ कब हुआ, वापस कब हुआ, ये सब टाइप का फैक्ट नहीं। ये सब तो उनको पता है कि हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, सबको याद है। तो उसके अंदर कुछ अलग खोज के लेके आओ जो हम लोग को नहीं पता है, हम भी खोज के लेके आएंगे जो आप लोगों को नहीं पता होगा। माने इस तरह से चीजों को निकाल के क्लियर करते थे। समझिए बात को, इस तरह से चीजें निकलती थी। हम ये डिस्कशन जैसे अभी हम नॉर्मली क्या होता है, 4-5 लोग डिस्कस करने बैठे हैं तो क्या करेंगे, अच्छा 1857 की क्रांति में क्या हुआ, लखनऊ से किसने पार्टिसिपेट किया, कानपुर से किसने किया, झांसी की रानी को कौन हराया, इस तरह के फैक्ट नहीं, इस तरह के फैक्ट वो डिस्कस नहीं करते थे, क्योंकि इस तरह के फैक्ट सबको पता था। तो वो उसके अंदर कहां फंस सकता है, उसके अंदर यूपीएससी किस तरह से चीजों को घुमा सकती है, वो उस पर डिस्कस होती थी। शाम में 1-2 घंटे की जो डिस्कशन थी उसी पे होती थी। तो एकदम जो क्रीम और जो एकदम से क्या कहते हैं, ऐसी चीजें जो किसी को नहीं पता है या लोग जिन्होंने खोज लिया वो सबको पता चल गया। तो नॉलेज का एक्सचेंज हो गया। जिसकी कोई गलती थी वो गलती सुधर गई। इस तरह से वो लोग मेहनत किया करते थे और सिलेक्शन हो गया। तीसरा, रामजी मिश्रा 9th रैंक उन्होंने लाया था। लास्ट अटेम्प्ट था, लास्ट था। उसके बाद क्या होता पता नहीं। उसके पहले लगातार एग्जाम निकल रहा था लेकिन इंटरव्यू में फाइनल नहीं हो रहा था। उस बार भी लास्ट था, लग रहा था कि अब क्या होगा, नहीं होगा, डर काफी था। प्रीलिम्स निकालना उनके लिए बहुत बाएं हाथ का खेल था। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं जिसका प्रीलिम्स नहीं निकला, ऐसा कोई भी फैक्ट्स नहीं जो नहीं पता है। और लास्ट अटेम्प्ट में 9th रैंक लेके आ गए। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल यूपीपीएससी के अंदर, ध्यान रखिएगा, यूपीपीएससी के अंदर, उत्तर प्रदेश पीसीएस के अंदर, और एसडीएम बन गए। अभी भी जहां भी पोस्टिंग होती है तो जब ट्रांसफर होता है तो जो स्टाफ होते हैं वो रोने लगते हैं, ठीक है, क्योंकि बात करने के लिए में इतना पोलाइट शख्स है, वो काम भी बहुत अच्छा करते हैं और इतनी पोलाइटली बात करते हैं लोगों से, अपने स्टाफ से। कोई भी आप इलाके में हैं तो आप लोग मिल सकते हैं उनसे, देखना बहुत ही पोलाइट शख्स है। जहां कहीं भी ट्रांसफर हुआ है जरूर कोई ना कोई रोया है, स्टाफ रोते ही हैं, उनको अफसोस होता है कि ये इतने अच्छे शख्स जा रहे हैं। तो ये सारी चीज, अब वो जब पढ़ते थे तो उनकी भी मतलब रिवीजन करने की जो कैपेसिटी थी वो इतनी ज्यादा थी कि आप सोच नहीं सकते हो। और लास्ट अटेम्प्ट में निकाला, यानी हिम्मत नहीं हारा। लास्ट अटेम्प्ट जाते जाते लोग हिम्मत हार जाते हैं। उनका एंथू कितना था आप सोच नहीं सकते। हम लोगों ने एक मूवमेंट भी चलाई थी, यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, मूवमेंट चलाई थी, उसके अंदर हम लोग एक्चुअली मिले थे वहां पे और फिर आगे दोस्ती हो गई। तो मतलब एंथू देखिए कितना था। लास्ट अटेम्प्ट है लेकिन एनर्जी नहीं जा रही है, एनर्जी तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। यूपीएससी के अंदर भी और यूपीपीएससी के अंदर भी, और फाइनली यूपीपीएससी के अंदर सिलेक्शन हो गया। तो ये सारी चीजें होती है। तो जो भी इसमें कॉमन क्या है कि कॉमन ये है कि रिवीजन किसी ने नहीं छोड़ा। उसी किताब, जो भी किताब पढ़ा उसका सहारा लिया और इतना रिवाइज किया कि फैक्ट्स नहीं छूटे। ग्रुपिंग भी एक कॉमन फैक्ट है, ठीक है। जैसे गोविंद जायसवाल के भी ग्रुप था, वो भी डिस्कस करते थे अपने ग्रुप से। इनका भी, भानुचंद्र गोस्वामी का भी ग्रुप था, रामजी मिश्रा का भी ग्रुप था। तो उनका उस तरह का एकदम डेडिकेटेड डिस्कशन ग्रुप नहीं था, बट एक सर्कल था उनका भी। लेकिन इन लोगों का डिस्कशन ग्रुप था, फ्रेंड भी थे और डिस्कशन ग्रुप भी था। तो ये कॉमन डिस्कशन ग्रुप, रिवीजन, और भानुचंद्र गोस्वामी खासकर की जो स्ट्रैटेजी थी, उनकी जो स्ट्रैटेजी थी
वो क्या थी कि वो टोटली रिवीजन की जगह पे प्रॉब्लम पे टारगेट करते थे। क्योंकि ऑब्वियसली आप 1920 असहयोग आंदोलन कितना पढ़ोगे, आप सारे माउंटेन्स को कितना याद करेंगे, कौन याद नहीं है उसको देखिए। और रिवीजन तो वो भी करते ही थे, लेकिन जो प्रॉब्लम निकल के आती थी ना उसको उसी समय सॉर्ट आउट कर देते थे। ये नहीं कि बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि प्रॉब्लम कब दूर होगी, ठीक है। तो ये सब नहीं होता था कि बैठ के इंतजार किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें वो करते थे। तो वो एक जो सक्सेस स्टोरी है ना, इसके पीछे काफी मेहनत लगा है, काफी पेन है, लेकिन ये जो दिमाग के अंदर रहता है कि हम गरीब हैं नहीं कर पाएंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट है नहीं कर पाएंगे, कुछ छोड़ने की हिम्मत नहीं हो पाती है कई बार। अब मान लो उन्होंने छोड़ा होगा तो कुछ सोच के छोड़ा होगा, नहीं हुआ तो फिर नहीं हुआ तो उन्होंने सोचा कुछ तो कर लेंगे, लेकिन हमको ये नहीं करना तो नहीं करना। खैर, तो वो एक अलग बात है। तो और जो कॉमन यहां पे है वो है रिवीजन। आपको रिवीजन लगातार करना होगा। अगर आप लगातार रिवीजन नहीं करेंगे तो इस लेवल पे पहुंचना मुश्किल है। और शौक को कभी नहीं खत्म कीजिए, वो कोई भी हो। अब ये नहीं कि शराब पीना और सिगरेट पीना, वो नहीं। कोई भी अल्कोहलिक नहीं था, कोई भी नशा नहीं करता था, तीनों के तीनों, ठीक है। तो उस तरह से अब पता नहीं, तो मतलब तो इस तरह से जो है ना इन लोगों ने तैयारी की है एग्जाम की। और आप लोग तो इंटरव्यू सुन लेते हो, लेकिन इंटरव्यू की तैयारी, इंटरव्यू जो कह रहा है, इंटरव्यू जो दे रहा है, भीड़ से जब अलग हो रहा है ना, तो भीड़ से अलग होने के लिए उन्होंने क्या क्या किया, वो सिर्फ सुनने से तो होगा नहीं, जब करने जाएंगे तो वहां पे समझ में आएगा उनके दर्द। तो इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूं कि कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं कि हम सर लास्ट अटेम्प्ट वाले हैं, हम गरीब हैं, ये हैं वो हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल्स वही नहीं थे, आज भी हैं। उनके बारे में हम इतना इसलिए बता पा रहे हैं कि उनके साथ रहे हैं, ठीक है। और जो नए और सब स्टूडेंट्स भी हैं जिनके बारे में, जैसे आपको श्वेता के बारे में बताया, अभी CDPO हैं। तो ऐसी कई सारी स्टोरीज हैं जो आती रहेगी। लेकिन इसको मैंने इन तीनों को स्पेशली इसलिए लाया कि एक स्टाइलिश आदमी जो स्टाइल के चक्कर में बहका नहीं, डेडिकेशन, सारा चीज फॉलो करने के साथ साथ, और साथ में रामजी मिश्रा लास्ट अटेम्प्ट और गोविंद जायसवाल एक गरीब स्टूडेंट, और तीनों की सक्सेस स्टोरी यही है। उम्मीद करते हैं कि इससे आपको कहीं ना कहीं अच्छा लगेगा और सपोर्ट मिलेगा मेंटली कि आप भी कर सकते हो।